दोस्तों, कहानी की शुरुआत सन 1944 से होती है। एक लड़ाकू विमान आसमान से नीचे गिर रहा होता है। कुछ ही समय बाद उसका पायलट पैराशूट की मदद से सुरक्षित नीचे उतर जाता है, लेकिन तभी एक और विमान क्रैश होकर नीचे गिरने लगता है। उसका पायलट भी आखिरी समय पर पैराशूट खोलकर नीचे उतर जाता है। जमीन पर उतरते ही दोनों एक दूसरे पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद लड़ते लड़ते दोनों एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं। दरअसल ये कोई साधारण सैनिक नहीं थे। इनमें से एक अमेरिकी पायलट था, जबकि दूसरा जापानी पायलट था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दोनों के विमान क्रैश होकर स्कल आइलैंड पर आ गिरे थे। दोनों के बीच लड़ाई लगातार जारी रहती है, लेकिन तभी वहां एंट्री होती है स्कल आइलैंड के राजा की, विशालकाय कॉन्ग की। अब कहानी पहुंचती है सन 1973 में। उस समय लोग युद्ध को रोकने के लिए सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे होते हैं। तभी कहानी में एंट्री होती है बिल रैंडा और उसके साथी ह्यूस्टन ब्रूक्स की। दोनों एक अमेरिकी असेंबली में पहुंचते हैं। वहीं टीवी पर अमेरिका के राष्ट्रपति घोषणा करते हैं कि अमेरिका ने वियतनाम युद्ध रोक दिया है और सभी सैनिकों को वापस बुलाया जा रहा है। इसी बीच बिल रैंडा और ब्रूक्स एक अधिकारी से बात करते हैं। बिल रैंडा एक तस्वीर दिखाते हुए कहता है, ये साउथ पैसिफिक के एक द्वीप की तस्वीर है जो दुनिया के किसी भी नक्शे में मौजूद नहीं है। स्कल आइलैंड, इस इलाके से गुजरने वाले कई जहाज और विमान हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। ये सुनकर अमेरिकी अधिकारी कहता है, बिल्कुल बरमूडा ट्रायंगल की तरह। लेकिन बिल रैंडा जवाब देता है, नहीं सर, ये जगह उससे भी ज्यादा खतरनाक है। वहाँ ऐसे जीव रहते हैं जिन्हें दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। अधिकारी उनकी बात सुनकर कहता है, रैंडा, ये किसी बच्चे की कहानी जैसी लगती है। तभी ह्यूस्टन ब्रूक्स बोल पड़ता है, सर, वहाँ हमें कई तरह के क्रिस्टल, पेट्रोलियम, डीजल और न जाने कितने संसाधन मिल सकते हैं। सच तो ये है कि हमें खुद नहीं पता वहाँ क्या क्या छिपा हुआ है। कुछ देर सोचने के बाद अधिकारी कहता है, मुझे अभी भी यकीन नहीं है कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ। यह सुनते ही बिल रैंडा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और फिर वह कहता है, सर, हमें आर्मी के कुछ जवानों की भी जरूरत पड़ेगी। उधर सभी अमेरिकी सैनिक वियतनाम से वापस लौटने की तैयारी कर रहे होते हैं। इनमें से एक था मिल्स और दूसरा था कोल। दोनों ही काफी अच्छे दोस्त थे। वहीं दूसरी तरफ उनकी टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे कर्नल पैकार्ड। तभी चैपमैन कर्नल पैकार्ड से मिलने आता है। वह पूछता है, सर, आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? इस पर कर्नल पैकार्ड मुस्कुराते हुए कहते हैं, घर जाकर क्या करने वाले हो चैपमैन? जिस पर चैपमैन जवाब देता है, सर, एक एयरलाइन कंपनी में मेरी नौकरी पक्की हो गई है। ये सुनकर कर्नल कहते हैं, तो जाओ चैपमैन और जिंदगी के मजे करो। इसके बाद सभी सैनिक वापस जाने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन तभी कर्नल पैकार्ड के लिए एक फोन आता है। फोन पर उनसे पूछा जाता है, क्या आप अपने आदमियों के साथ एक आखिरी ऑपरेशन पर जाना चाहेंगे? ये सुनकर कर्नल तुरंत जवाब देते हैं, यस सर। इसके बाद कर्नल को मिशन के बारे में बताया जाता है। उधर ब्रूक्स बिल रैंडा से पूछता है, सर, हम आखिर जा कहाँ रहे हैं और हमें एक ट्रैकर की क्या जरूरत है? ये सुनकर बिल रैंडा जवाब देते हैं, तुम्हारी जूलॉजी की डिग्री हमें जंगल में रास्ता नहीं दिखाएगी। इस मिशन के लिए हमें एक खास आदमी की जरूरत है, जेम्स कॉनराड। इसके बाद बिल रैंडा जेम्स कॉनराड से मिलने पहुंचता है। दोनों के बीच मिशन को लेकर बातचीत होती है और आखिरकार जेम्स कॉनराड इस मिशन के लिए तैयार हो जाता है। ये है मेसन वीवर। मेसन एक फोटोग्राफर होती है। उसे भी इस मिशन के बारे में पता चलता है और कुछ ही समय बाद वह भी इस अभियान का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाती है। उधर मिल्स कोल से कहता है, अब ये कौन सी नई मुसीबत आ गई? कल तक तो हम आराम से अपने घर पर सो रहे होते। ये सुनकर कोल हंसने लगता है। फिर वह कहता है, तेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, फिर तू सोने के लिए इतनी जल्दी में क्यों है? इसके बाद सभी लोग एक बड़े जहाज पर इकट्ठा होते हैं। वहीं उनकी मुलाकात होती है मिशन के फील्ड सुपरवाइजर विक्टर नीव्स से। विक्टर सभी को संबोधित करते हुए कहता है, हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां आज तक किसी ने जाने की हिम्मत नहीं की। फिर वह आगे बताता है, सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि उस इलाके में किसी भी समय भयंकर तूफान आ सकते हैं। इसी वजह से यह द्वीप इतने वर्षों तक दुनिया की नजरों से छिपा रहा। आगे की जानकारी आपको ब्रूक्स देंगे। तभी ब्रूक्स आगे आता है और कहता है, हमारा मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि इस द्वीप की सतह के नीचे क्या छिपा हुआ है। इसके लिए हम ऊपर से कुछ बम गिराएंगे। उनसे पैदा होने वाले कंपन की मदद से हमें नीचे की घनत्व और संरचना का पता चलेगा। इसके बाद हम सारा डेटा इकट्ठा करेंगे। ब्रूक्स की बात खत्म होते ही चैपमैन एक जरूरी बात बताता है, जैसे ही हम द्वीप पर पहुंचेंगे, तूफानों की वजह से जहाज से हमारा संपर्क टूट जाएगा और 3 दिन बाद एक रिफ्यूल टीम हमसे मिलने आएगी। हमें किसी भी हाल में द्वीप के उत्तर दिशा में पहुंचना होगा। सबको बात समझ में आ गई। इसके बाद सभी लोग अपने मिशन की तरफ निकल पड़ते हैं। काफी लंबा सफर तय करने के बाद वे आखिरकार स्कल आइलैंड के करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही उनके सामने एक विशाल तूफान दिखाई देता है। ये देखकर फील्ड सुपरवाइजर विक्टर नीव्स कहता है, ये तूफान तो काफी खतरनाक लग रहा है। मुझे लगता है हमें अपने मिशन की तारीख आगे बढ़ा देनी चाहिए। लेकिन कर्नल पैकार्ड उसकी बात से सहमत नहीं होता। वह कहता
कहता है और पास चलो। विक्टर फिर से कहता है हमें वापस लौट जाना चाहिए। तभी बिल रैंडा बीच में बोल पड़ता है हम तो जाएंगे, अगर तुम नहीं आना चाहते तो यहीं रुक जाओ। फिर वह कर्नल की तरफ देखकर कहता है मुझे कर्नल के हेलीकॉप्टरों पर पूरा भरोसा है। इसके बाद सभी लोग हेलीकॉप्टरों में बैठना शुरू कर देते हैं। तभी ब्रूक्स बिल रैंडा से पूछता है सर इतने सारे हथियार क्यों? जिस पर रैंडा जवाब देता है सिर्फ सुरक्षा के लिए। कुछ ही देर बाद एक एक करके सभी हेलीकॉप्टर उड़ान भरने लगते हैं और फिर पूरा दल सीधे उस विशाल तूफान की तरफ बढ़ जाता है। तभी कर्नल पैकार्ड रेडियो पर कहता है मिशन शुरू। जैसे जैसे हेलीकॉप्टर तूफान के अंदर जाते हैं तेज हवाओं और बिजली की वजह से उनका संतुलन बिगड़ने लगता है। कॉकपिट की स्क्रीन पर लगातार रेड अलर्ट दिखाई देने लगते हैं। कुछ पलों के लिए ऐसा लगता है कि शायद कोई भी हेलीकॉप्टर इस तूफान को पार नहीं कर पाएगा, लेकिन आखिरकार सभी हेलीकॉप्टर उस भयंकर तूफान से बाहर निकल आते हैं और अगले ही पल उनके सामने दिखाई देता है रहस्यमयी स्कल आइलैंड। तभी कर्नल पैकार्ड रेडियो पर आदेश देता है बॉयज सब अपने अपने जोन में फैल जाओ। चैपमैन और विक्टर नीव्स तुम नीचे लैंड करो और अपने इंस्ट्रूमेंट्स लगा दो, फिर हमें सिग्नल देना। इसके बाद विक्टर नीव्स जवाब देता है हम रीडिंग के लिए तैयार हैं। तभी कर्नल आदेश देता है बम गिराना शुरू करो और अगले ही पल द्वीप पर एक के बाद एक धमाके होने लगते हैं। उधर ब्रूक्स लगातार रीडिंग देख रहा होता है। अचानक स्क्रीन पर आ रहे आंकड़े देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वह तुरंत रैंडा से कहता है सर यहाँ की जमीन सामान्य नहीं है। तेज धमाकों के बीच उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक एक विशाल पेड़ हवा में उड़ता हुआ आता है और सीधे एक हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं, लेकिन अगले ही पल उन्हें समझ आ जाता है कि यह कोई हादसा नहीं था, क्योंकि तभी एंट्री होती है स्कल आइलैंड के राजा की, विशालकाय कॉन्ग की। कई 100 फीट ऊंचा कॉन्ग उनके सामने खड़ा था। उसे देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं, लेकिन कर्नल पैकार्ड बिना समय गंवाए आदेश देता है फायर। और इसके बाद कॉन्ग एक एक करके हेलीकॉप्टरों को निशाना बनाना शुरू कर देता है। कुछ ही पलों में वह कई हेलीकॉप्टरों को हवा में ही तबाह कर देता है और देखते ही देखते सारे हेलीकॉप्टर नीचे गिरने लगते हैं। एक ही पल में पूरा मिशन बिखर चुका था। उधर स्लिव को कमांड फोन पर पूछता है क्या अब भी कोई हेलीकॉप्टर उड़ रहा है? तभी जेम्स कॉनराड कहता है नहीं, सारे हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुके हैं। हम इस समय द्वीप के दक्षिण हिस्से में हैं। यहीं पास में एक नदी है, अगर हम उसके किनारे किनारे चलते रहें तो उत्तर दिशा में मौजूद जहाज तक पहुंच सकते हैं। लेकिन यह सुनकर विक्टर नीव्स पूछता है उसके बाद क्या? सारे हेलीकॉप्टर तो नष्ट हो चुके हैं। जेम्स कॉनराड जवाब देता है हम जहाज को सिग्नल भेजेंगे, वो हमें लेने जरूर आएंगे। हमारे पास सिर्फ 3 दिन है और हमें किसी भी हाल में वहाँ तक पहुँचना होगा। इस दूसरी तरफ कर्नल पैकार्ड अपने रेडियो पर आवाज लगाता है क्या कोई मुझे सुन पा रहा है? कुछ पल बाद चैपमैन की आवाज सुनाई देती है यस सर, मैं सुरक्षित हूँ और मेरे पास हथियार भी हैं। ये सुनकर कर्नल पैकार्ड कहता है हम तुम्हारी तरफ आ रहे हैं चैपमैन। उस बंदर को मारने के लिए हमारे पास अभी भी बहुत सारा गोला बारूद है। उधर कोल कुछ खा रहा होता है। उसे देखकर मिल्स हैरान रह जाता है। वह कहता है कोल तुम्हें हो क्या गया है? ऐसे समय में भी तुम कैसे खा सकते हो? कोल जवाब देता है मुंह से। ये सुनकर मिल्स कहता है कोल ऐसे समय में भी मजाक सूझ रहा है तुम्हें? तभी कोल कहता है वैसे भी इन हालात में हम और कर भी क्या सकते हैं। तभी कर्नल पैकार्ड की नजर उन दोनों पर पड़ती है। वह उनके पास आकर पूछता है कितने लोग बचे हैं? मिल्स जवाब देता है सिर्फ 7 सर, और 7 लोग मारे जा चुके हैं। ये सुनकर कर्नल का चेहरा सख्त हो जाता है। फिर वह पूछता है बिल रैंडा कहाँ है? कुछ ही देर बाद वह बिल रैंडा के सामने पहुंच जाता है और अपनी गन उसकी तरफ तान देता है। फिर गुस्से में कहता है अब मुझे सच सच बताओ हम यहाँ आखिर आए क्यों हैं? ये सुनकर बिल रैंडा धीरे धीरे बोलना शुरू करता है राक्षस होते हैं। तुमने लॉटन जहाज का नाम तो सुना होगा, जो सालों पहले लापता हो गया था। उस जहाज पर 1000 लोग सवार थे और उनमें से सिर्फ मैं ही जिंदा बच पाया था। मेरे परिवार को बताया गया कि वह जहाज युद्ध के दौरान डूब गया था, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैंने क्या देखा था। मैंने एक बेरहम राक्षस देखा था। पिछले 30 सालों से मैं दुनिया को यह साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि राक्षस सच में होते हैं, और अगर आज भी हम चुप रहे तो एक दिन ये धरती हमसे छीन लेंगे। इसके बाद बिल रैंडा कहता है मेरी एजेंसी का नाम मोनार्क है और ऐसे ही खतरनाक राक्षसों को ढूंढना हमारा काम है। ये सुनकर कर्नल पैकार्ड उससे पूछता है तो तुम जानते थे कि वो यहाँ मौजूद है? बिल रैंडा जवाब देता है हमें पहले घर वापस पहुँचना होगा और अपने साथ ऐसे सबूत ले जाने होंगे जिन्हें पूरी दुनिया देख सके, ताकि हम यहाँ सेना भेज सकें। उधर ब्रूक्स काफी घबराया हुआ होता है। वह कहता है रैंडा ने मुझे यहाँ आने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि यहाँ ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं कभी यहाँ नहीं आता। इसके बाद सभी लोग सावधानी से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी उनके सामने एक विशाल भैंसा आ जाता है। उसे देखकर सभी के कदम वहीं रुक जाते हैं। तभी स्लिव को अपनी गन उसकी तरफ तान देता है, लेकिन जेम्स कॉनराड तुरंत उसका हथियार नीचे कर देता है और कहता है कि उसे छेड़ने की जरूरत नहीं है। कुछ पल तक वह विशाल जीव उन्हें देखता रहता है, फिर धीरे धीरे मुड़कर वापस जंगल की तरफ चला जाता है। उधर कर्नल पैकार्ड अपने मरे हुए सैनिकों को याद कर रहा होता है। वह कहता है मैं अपने आदमियों की मौत यूं ही बेकार नहीं जाने दूंगा, मैं इसका बदला लेकर रहूंगा। इसके बाद वे सभी आगे बढ़ने लगे, लेकिन तभी एक विशाल कीड़ा उनके सामने आ जाता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वह अपने पंजों से मिल्स को उठाकर हवा में ले जाता है। ये देखकर
देखकर कोल तुरंत चिल्लाता है, इसके पैर काटो। और फिर सभी सैनिक उसके पैर काटने शुरू हो जाते हैं। कुछ ही पलों बाद उस विशाल कीड़े का संतुलन बिगड़ जाता है और वह धड़ाम से नीचे गिर पड़ता है। जैसे ही वह गिरता है, कर्नल पैकार्ड गुस्से में उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। इसके बाद वह अपने आदमियों से कहता है, जो हो गया उसे भूल जाओ और आगे बढ़ो। उधर जेम्स कॉनराड की टीम भी आगे बढ़ रही होती है, लेकिन तभी उन्हें कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर सब रुक जाते हैं। इसी बीच कुछ जंगली आदिवासी लोग उन्हें घेर लेते हैं और उन पर हमला करने की तैयारी करने लगते हैं। तभी वहाँ एक आदमी आता है, उसका नाम था हैंक मार्लो। वह आते ही कहता है, गन का यहाँ कोई काम नहीं है। फिर वह टीम को देखकर हैरानी से कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं सच में तुम लोगों को देख रहा हूँ। मैं 28 सालों से इस पल का इंतजार कर रहा था। मैं और गणपेई हमेशा इसका सपना देखा करते थे। ये सुनकर मेसन वीवर उससे पूछती है, तुम यहाँ पहुँचे कैसे? जिस पर वह जवाब देता है, मैं एयरफोर्स का पायलट हूँ। इसके बाद वह आदिवासियों को अपने हथियार नीचे करने का इशारा करता है और फिर टीम से कहता है, मेरे साथ चलो। उधर चैपमैन झील के किनारे बैठकर पानी पी रहा होता है। तभी वहाँ कॉर्न आ जाता है। उसे देखते ही चैपमैन जल्दी से एक चट्टान के पीछे छिप जाता है। कॉर्न किसी को नहीं देख रहा होता। वह अपने हाथ पर लगी चोट का दर्द महसूस कर रहा था। तभी उसकी नजर झील में मौजूद एक विशाल ऑक्टोपस पर पड़ती है। अगले ही पल ऑक्टोपस कॉर्न को अपने टेंटिकल्स में जकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कॉर्न भी स्कल आइलैंड का राजा था। वह ऑक्टोपस के टेंटिकल्स को अपने हाथों से पकड़ लेता है और एक एक करके उन्हें तोड़ना शुरू कर देता है। कुछ ही देर में कॉर्न उस विशाल ऑक्टोपस पर पूरी तरह भारी पड़ जाता है। इसके बाद वह उसे खाने लगता है। चट्टान के पीछे छिपा चैपमैन यह सब देखकर हैरान रह जाता है। कुछ ही पलों बाद कॉर्न वहां से चला जाता है। तभी हैंक मार्लो उन सभी को आदिवासी कबीले की तरफ ले जाता है। रास्ते में वीवर उस विशाल दीवार को देखकर पूछती है, क्या ये दीवार उस बंदर से बचने के लिए बनाई गई है? यह सुनकर हैंक मार्लो जवाब देता है, नहीं, उन्हें कॉर्न से कोई खतरा नहीं है। इसके बाद हैंक मार्लो कहता है, तुम लोग यहाँ रह सकते हो। तभी ब्रूक्स हैरानी से कहता है, लेकिन ये लोग तो कुछ बोले ही नहीं। हैंक मार्लो जवाब देता है, ये मौन व्रत में रहते हैं और मैं इतने सालों से यहाँ हूँ कि इनकी बातें समझने लगा हूँ। इसके बाद वह पास खड़े एक पुराने जहाज की तरफ इशारा करता है और कहता है, मेरे अंदाजे से ये जहाज मेरे यहाँ आने से करीब 10 साल पहले यहाँ पहुँचा था। फिर वह सबको चेतावनी देते हुए कहता है, यहाँ किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। इसके बाद वह सभी को मौन कबीले के मंदिर में ले जाता है। वहाँ पहुँचकर हैंक मार्लो एक बहुत बड़ा सच बताता है। वह कहता है, जिसे तुम लोग एक बंदर समझ रहे हो, वो इन लोगों का भगवान है। भगवान कौन एक अच्छा राजा है। ये द्वीप उसका घर है और जब तुम उसके घर में बम गिराओगे तो उसका गुस्सा होना तय है। यह सुनकर वीवर को एक बात याद आती है और वह पूछती है, तो इसका मतलब तुम्हारे दोस्त को भी कॉन्ग ने ही मारा था? यह सुनकर हैंक मार्लो जवाब देता है, नहीं, इस द्वीप के नीचे शैतान रहते हैं। ये लोग उन्हें कुछ और नहीं बुलाते, लेकिन मैं उन्हें खोपड़ी राक्षस कहता हूँ। वे विशाल छिपकलियों जैसे होते हैं और जमीन के नीचे से बाहर आते हैं। इसीलिए कॉन्ग इतना भड़क गया था। तुम लोगों के बमों ने उन छिपकलियों को जगा दिया है। फिर वह गंभीर होकर कहता है, अगर उस समय कॉन्ग वहाँ नहीं होता तो तुम लोग कभी यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, कभी नहीं। ये छिपकलियाँ बेहद खतरनाक हैं। पूरा का पूरा इंसान निगल जाती है। कॉन्ग अभी सिर्फ छोटी वाली छिपकलियों को ही संभाल पाता है, लेकिन अगर बड़ी वाली जाग गई तो बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। उन्होंने कॉन्ग के पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। कॉन्ग अपनी जाति का आखिरी जीव है और वो बढ़ रहा है और उसका बढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि वही इन राक्षसों को रोक सकता है। ये सुनकर जेम्स कॉनराड कहता है, सुनो, 3 दिन बाद द्वीप के उत्तर में एक रिफ्यूल टीम आने वाली है। हमें किसी भी हाल में वहाँ पहुँचना होगा। लेकिन यह सुनकर हैंक मार्लो हंसने लगता है। फिर कहता है, 3 दिन भूल जाओ, 3 महीने में भी वहाँ पहुँचना आसान नहीं होगा और पैदल तो बिल्कुल नहीं। उधर कर्नल पैकार्ड अपनी टीम के साथ आगे बढ़ रहा होता है। रास्ते में वह एक पक्षी को गोली मार देता है। यह देखकर मिल्स धीरे से कहता है, कर्नल को बस उस बंदर से बदला लेने की पड़ी है, लेकिन यहाँ से निकलेंगे कैसे? जिस पर कोल जवाब देता है, हम पहुँच जाएंगे। उधर हैंक मार्लो एक पुरानी मशीन की तरफ इशारा करता है और कहता है, मैं और गुणपेई यहाँ से निकलने का तरीका ढूंढ चुके थे, लेकिन उसी छिपकली ने उसे मार दिया। तभी स्लिव को पूछता है, क्या ये चलेगी? जिस पर हैंक मार्लो कहता है, मुझे और गुणपेई को इसे बनाने में 6 साल लग गए थे। इसका नाम है ग्रे फॉक्स। ये चलेगी नहीं, उड़ेगी। इसके बाद वह बताता है, मैंने अपने क्रैश हुए विमान का इंजन इसमें लगाया है। हालांकि ये अभी पूरी तरह तैयार नहीं है, लेकिन अगर हम सब मिलकर काम करें तो इसे उड़ा सकते हैं। उधर वीवर को किसी जानवर के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। आवाज का पीछा करते हुए वह जंगल के अंदर चली जाती है। वहाँ पहुंचकर वह देखती है कि एक भैंसा क्रैश हुए हेलीकॉप्टर के नीचे फंसा हुआ है। वह उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कॉन्ग वहाँ आ जाता है। वीवर कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाती है। कॉन्ग उस हेलीकॉप्टर को पकड़ता है और उसे उठाकर दूर फेंक देता है।
है। इस तरह भैंसा आजाद हो जाता है। इसके बाद कॉन्ग बिना कुछ किए वहाँ से चला जाता है। उधर कर्नल पैकार्ड की नजर एक पहाड़ पर लगे खून के निशान पर पड़ती है। उसे देखकर वह कहता है तो उस बंदर को चोट भी लगती है और उसका खून भी निकलता है। उधर स्लिवको और जेम्स कॉनराड ग्रे फॉक्स को ठीक करने में लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ चैपमैन अकेला सिग्नल की तलाश कर रहा होता है, लेकिन उसे कहीं भी सिग्नल नहीं मिलता। थकर वह एक पेड़ के पास बैठ जाता है, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि जिसे वह पेड़ समझ रहा था वह असल में एक विशाल कीड़ा था। यह देखकर चैपमैन तुरंत अपनी बंदूक उठा लेता है और उस पर फायरिंग शुरू कर देता है। कुछ ही देर में वह कीड़ा वहाँ से भाग जाता है, लेकिन चैपमैन को यह नहीं पता था कि उसके पीछे उसकी मौत खड़ी थी। उधर रात के समय बिल रैंडा कर्नल पैकार्ड से कहता है हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन कर्नल गुस्से में जवाब देता है तुम्हारी वजह से मेरे कई जवान मारे गए हैं और चैपमैन अभी भी लापता है। मैं उस बंदर को नहीं छोड़ूंगा। अगली सुबह हैंक मार्लो सभी को एक कब्र के पास ले जाता है। फिर वह कहता है इस आदमी का नाम गुणपेई था। हम यहाँ दुश्मन बनकर आए थे, लेकिन समय के साथ भाई बन गए। हमने एक दूसरे का साथ कभी न छोड़ने की कसम खाई थी। कुछ पल चुप रहने के बाद मार्लो आसमान की तरफ देखता है और कहता है चलो दोस्त इस द्वीप को टाटा बाय बाय बोलते हैं। इसके बाद सभी लोग मिलकर ग्रे फॉक्स को चालू करने में लग जाते हैं। काफी मेहनत के बाद आखिरकार इंजन स्टार्ट हो जाता है। इंजन की आवाज सुनते ही सबके चेहरे खिल उठते हैं, लेकिन तभी मौन कबीले के लोग वहाँ आ जाते हैं। हैंक मार्लो उनकी तरफ देखकर कहता है अब हमारे जाने का समय आ गया है। इसके बाद पूरी टीम अपने सफर पर निकल पड़ती है। रास्ते में मार्लो कहता है युद्ध पर जाने से पहले मेरी शादी हो चुकी थी और मेरा एक छोटा बेटा भी है। बस उसे एक बार देखना चाहता हूँ। यही मेरी आखिरी इच्छा है। कुछ दूर जाने के बाद कमांड रेडियो पर सिग्नल मिलने लगता है। तभी स्लिव को कहता है हम एक बोट में हैं। मिल्स हैरान होकर पूछता है तुम्हें बोट कहाँ से मिल गई? स्लिव को हंसते हुए कहता है ये बोट कम प्लेन ज्यादा लगती है। तभी कर्नल कहता है हम एक गन फायर कर रहे हैं, ध्यान से देखना। स्लिव को जवाब देता है हाँ अब हमें दिख गया। लेकिन अगले ही पल एक भयानक हादसा हो जाता है। अचानक दो विशाल पक्षी आसमान से नीचे आते हैं और विक्टर नीव्स को अपने पंजों में उठाकर ले जाते हैं। कुछ ही सेकंड में वे हवा में ही उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। यह देखकर सभी सन्न रह जाते हैं, लेकिन मार्लो कहता है उसे भूल जाओ और चलते रहो। कुछ समय बाद वे नदी के किनारे कर्नल पैकार्ड और उसकी टीम से मिलते हैं और फिर कुछ जवान गले मिलने लगते हैं। कर्नल जेम्स कॉनराड को देखकर पूछता है ये कौन है? जिस पर मार्लो जवाब देता है सर मैं द्वितीय विश्व युद्ध से इस द्वीप पर फंसा हुआ हूँ। ये सुनकर कर्नल सम्मान से सिर हिलाता है और कहता है तुम्हें सलाम है। तभी जेम्स कॉनराड कहता है अगर हम इस नदी को फॉलो करें तो बोट तक पहुँच सकते हैं और वहाँ से उत्तर की तरफ निकल जाएंगे। लेकिन कर्नल कहता है अभी नहीं, हमारा एक आदमी अभी भी लापता है। उसका हेलीकॉप्टर पश्चिम में गिरा था। जैसे ही मार्लो पश्चिम का नाम सुनता है उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह तुरंत कहता है हम पश्चिम नहीं जा सकते, खोपड़ी राक्षस वहीं रहते हैं। वीवर भी उसकी बात का समर्थन करती है, लेकिन कर्नल नहीं मानता। वह कॉनराड की तरफ देखकर कहता है जेम्स तुम्हारा काम लापता लोगों को ढूंढना है ना? कॉनराड जवाब देता है ठीक है सर, लेकिन हम वहाँ ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। कर्नल कहता है ओके ब्रेव मैन। ये सुनकर मार्लो कहता है हम सब मरेंगे। इसके बाद वे पश्चिम की तरफ बढ़ने लगते हैं। रास्ते में उन्हें कई अजीब चीजें दिखाई देती हैं। तभी मार्लो विशाल कंकालों की तरफ इशारा करते हुए कहता है ये कॉन के परिवार के अवशेष हैं। इन खोपड़ी राक्षसों ने इन्हें मार डाला था। लेकिन कर्नल अभी भी चैपमैन को ढूंढना चाहता था। वह कहता है मैं उसे पीछे छोड़कर नहीं जा सकता। कंकालों के बीच से गुजरते समय कोल सिगरेट जला लेता है। तभी मिल्स उसे चेतावनी देता है कोल सिगरेट बुझा दे। लेकिन जैसे ही सिगरेट जमीन पर गिरती है धड़ाम एक बड़ा विस्फोट हो जाता है। तभी बिल रैंडा चिल्लाता है चारों तरफ पेट्रोल फैला हुआ है। और तभी एंट्री होती है खोपड़ी राक्षस की। उसे देखते ही मार्लो चिल्लाता है भागो। सभी लोग अलग अलग जगह छिप जाते हैं। तभी वह राक्षस अपना मुंह खोलता है और उसके अंदर से बाहर गिरती है चैपमैन की खोपड़ी। यह देखकर सब समझ जाते हैं कि चैपमैन अब नहीं रहा। लेकिन तभी एक दूसरी छिपकली बिल रैंडा को उठा लेती है और सभी लोग फायरिंग शुरू कर देते हैं। कर्नल चिल्लाता है मशीन गन से फायर करो। चारों तरफ गोलियां बरस रही थी। वहीं कर्नल चिल्लाता है आग बरसाओ। लेकिन खोपड़ी राक्षस उन सब पर भारी पड़ रहा था। इसी बीच एक बड़े विस्फोट में स्लिव को घायल हो जाता है और जहरीली गैस फैलने लगती है। तभी कुछ खूंखार पक्षी उन पर हमला कर देते हैं। जेम्स कॉनराड मार्लो की तलवार पकड़ता है और एक एक करके उन पक्षियों को काटने लगता है। उधर खोपड़ी राक्षस घायल स्लिवको पर हमला करने ही वाला था, लेकिन तभी वीवर अपना लाइटर जलाती है और उसे सीधे राक्षस की तरफ फेंक देती है। अगले ही पल एक जबरदस्त विस्फोट होता है और खोपड़ी राक्षस मारा जाता है। इसके बाद मार्लो कर्नल से कहता है मानता हूँ तुम बहादुर हो, लेकिन मैं इस द्वीप को तुमसे ज्यादा जानता हूँ और ये उन राक्षसों में से सिर्फ एक था। अगर जिंदा रहना है तो अभी यहाँ से निकलो। लेकिन कर्नल जवाब देता है मैं चैपमैन को पीछे छोड़कर नहीं जाऊंगा। तभी जेम्स कॉनराड कहता है सॉरी कर्नल, लेकिन चैपमैन मर चुका है। कुछ पल चुप रहने के बाद कर्नल कहता है फिर भी मैं वहाँ जाऊंगा। कॉनराड पूछता है आखिर वहाँ ऐसा क्या है? कर्नल जवाब देता है हथियार। मैं उस बंदर को नहीं छोड़ूंगा। मार्लो तुरंत कहता है तुम उसे नहीं मार सकते। कॉन्ग इस द्वीप का भगवान है। तभी ब्रूक्स भी बोल पड़ता है मार्लो सही कह रहा है। असली खतरा कॉन्ग नहीं बल्कि ये खोपड़ी राक्षस है। लेकिन कर्नल अब किसी की सुनने को तैयार नहीं था। वह गुस्से में कहता है तो हम उन्हें भी मार देंगे।
जाएंगे, लेकिन पहले उस कॉन के बच्चे को मारूंगा। मार्लो चिल्लाता है, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। लेकिन कर्नल जवाब देता है, ये युद्ध है और हम इसे किसी भी कीमत पर जीतेंगे। आखिरकार जेम्स कॉनराड बीच में आता है और कहता है, ठीक है कर्नल, आप अपने हथियार लेने जाइए, हम बाकी लोग बोट की तरफ चलते हैं, हम आपका वहीं इंतजार करेंगे। कुछ पल सोचने के बाद कर्नल सिर हिलाता है और अपने सैनिकों की तरफ देखकर कहता है, चलो बॉयज। इसके बाद जेम्स कॉनराड अपनी टीम से कहता है, मेरे पीछे आओ, हम यहाँ से जिंदा निकल जाएंगे। कुछ दूर चलने के बाद कॉनराड कहता है, नदी यहीं कहीं पास में होनी चाहिए, तुम लोग यहीं रुको, मैं ऊपर जाकर देखता हूँ कि नदी किस दिशा में है। तभी वीवर कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। उधर कर्नल पैकार्ड अपने सैनिकों को आदेश देता है, जितने हथियार उठा सकते हो उठा लो, और वो बड़े वाले बम भी साथ ले लो। उन्हीं धमाकों ने उस बंदर को भड़काया था। इसके बाद सैनिक बम बिछाना शुरू कर देते हैं और पानी में पेट्रोल भी फैला देते हैं। उधर कॉनराड और वीवर नदी की तलाश में पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। कुछ देर बाद उन्हें नदी दिखाई दे जाती है, लेकिन तभी वहाँ कॉन्ग आ जाता है। उसे देखकर दोनों एक पल के लिए डर जाते हैं, लेकिन वीवर धीरे धीरे आगे बढ़ती है और अपने हाथ से कॉन को छू लेती है। कुछ पलों तक दोनों बस एक दूसरे को देखते रहते हैं, लेकिन तभी दूर से धमाकों की आवाज आने लगती है और कॉन गुस्से से गरज उठा है। पहाड़ से नीचे उतरते ही कॉनराड अपने साथियों से कहता है, तुम लोग बोट की तरफ निकल जाओ, बोट पूर्व दिशा में है, सुबह तक हमारा इंतजार करना, अगर हम नहीं आए तो निकल जाना। तभी मार्लो पूछता है, और तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? कॉनराड जवाब देता है, हम कॉन को बचाने जा रहे हैं। ये सुनते ही मार्लो कहता है, मेरे बिना। उधर जैसे ही कॉन्ग पानी के पास पहुंचता है, कर्नल तुरंत पेट्रोल में आग लगा देता है और देखते ही देखते पूरा पानी आग की लपटों से भर जाता है। कॉन्ग आग की चपेट में आ जाता है और जोरदार धमाके के साथ नीचे गिर पड़ता है। तभी कर्नल चिल्लाता है, सभी लोग बम उड़ाने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही वह डेटोनेटर दबाने वाला होता है, तभी कॉनराड और मार्लो वहां पहुंच जाते हैं। कॉनराड चिल्लाकर कहता है, रिमोट नीचे फेंक दो। लेकिन कर्नल जवाब देता है, मेरे बहुत सारे आदमी मारे गए हैं और उन्हें न्याय दिलाना मेरा फर्ज है। कॉनराड कहता है, कॉन्ग सिर्फ अपने घर की रक्षा कर रहा है। तभी स्लिवको भी बोल पड़ता है, कर्नल रुक जाइए। लेकिन तभी जमीन हिलने लगती है और एक विशाल खोपड़ी राक्षस जाग जाता है। उसे देखकर सभी लोग भागने लगते हैं। कॉनराड चिल्लाता है, सर चलिए यहाँ से। लेकिन कर्नल गुस्से में कहता है, मर कमीने। तभी कॉन्ग दोबारा उठ खड़ा होता है और सीधे कर्नल को पकड़ लेता है। ये देखकर कॉनराड बाकी लोगों से कहता है, कॉन्ग घायल है, भागो। उधर सुबह होने तक ब्रूक्स बोट के पास उनका इंतजार कर रहा होता है। तभी कॉनराड वीवर से कहता है, ऊपर चढ़कर फायर करो, ब्रूक्स हमें देख लेगा। लेकिन खोपड़ी राक्षस अब भी उनके पीछे पड़ा हुआ था। तभी कोल अचानक रुक जाता है। मिल्स चिल्लाता है, तेज चलो कोल। लेकिन कोल मुस्कुराकर कहता है, जाओ अपनी जिंदगी जी लो। इसके बाद वह अपने हाथ में बम लेकर खोपड़ी राक्षस के सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन उसका यह बलिदान सफल नहीं हो पाता। उधर वीवर पहाड़ पर चढ़कर ब्रूक्स को सिग्नल देने की कोशिश कर रही होती है और तभी खोपड़ी राक्षस उन्हें पकड़ने ही वाला होता है। लेकिन अगले ही पल कॉन्ग वहां पहुंच जाता है और फिर शुरू होती है फिल्म की सबसे खतरनाक लड़ाई, कॉन्ग बनाम खोपड़ी राक्षस। उधर वीवर फायर करती है, जबकि कॉन्ग और राक्षस एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। लड़ते लड़ते कॉन्ग एक पुराने जहाज की जंजीरों में फंस जाता है और खोपड़ी राक्षस उसे खत्म करने ही वाला होता है। तभी ब्रूक्स ग्रे फॉक्स लेकर वहां पहुंच जाता है। वह राक्षस पर फायरिंग करता है, लेकिन कुछ ही देर में उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। उधर कॉन्ग अपनी पूरी ताकत लगाकर जंजीरों को तोड़ना शुरू कर देता है और आखिरकार आजाद हो जाता है। इसके बाद वह जहाज का विशाल प्रोपेलर उठाता है और सीधे खोपड़ी राक्षस पर दे मारता है। अब दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। कॉन्ग राक्षस को उठाकर चट्टानों पर पटक देता है। इसी दौरान वीवर पहाड़ से फिसलकर सीधे पानी में गिर जाती है। उसे गिरते देखकर कॉन्ग का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह प्रोपेलर के साथ एक जोरदार वार करता है, जिससे खोपड़ी राक्षस नीचे गिर जाता है। इसके बाद कॉन्ग पानी में हाथ डालकर वीवर को बाहर निकाल लेता है, लेकिन तभी खोपड़ी राक्षस आखिरी बार हमला कर देता है। वह कॉन्ग का हाथ अपने मुंह में दबोच लेता है, लेकिन कॉन्ग हार मानने वालों में से नहीं था। वह अपनी पूरी ताकत लगाता है और राक्षस के पेट को फाड़कर उसकी आंतें बाहर खींच देता है। इस तरह खोपड़ी राक्षस हमेशा के लिए मारा जाता है। इसके बाद कॉन्ग वीवर को सुरक्षित नीचे उतार देता है और फिर चुपचाप वहां से चला जाता है। उधर बचे हुए सभी लोग आखिरकार द्वीप छोड़ने की तैयारी करने लगते हैं और वे फैसला करते हैं कि यहाँ से जाने के बाद स्कल आइलैंड के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। और इसी के साथ साबित हो जाता है कि कॉन्ग कोई राक्षस नहीं था, बल्कि वही स्कल आइलैंड का असली राजा था और इस पूरे जंगल का एकमात्र रक्षक भी।